नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। 500 और 1000 की नोटबंदी का असर रियल एस्टेट पर अब बड़े पैमाने में दिखना शुरू हो गया है। प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी देखी जा रही है। नतीजतन घर लेने वाले जेन्युइन बायर्स सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर को लगा ये झटका किसी भूचाल से कम नहीं। वक्त लगेगा हालात सुधरने में, लेकिन आज बात करेंगे फायदे की, साथ ही जवाब देंगे आपके सवालों का भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत प्रॉपर्टी गाइड की। विल टेल यू एवरीथिंग। स्टूडियो में आज हमें गाइड करने के लिए मौजूद है हमारे साथ बीपी सिंह जी, मॉर्टगेज वैल्यूएशन एक्सपर्ट। बीपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीपी सिंह जी, 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान क्या हुआ? कईयों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, कई परेशान हो गए, लेकिन इस बीच रियल एस्टेट को उसके जेन्युइन बायर भी मिल रहे हैं। लेकिन वो जो रौनक की उम्मीद की जा रही थी, वो रौनक नजर नहीं आ रही। कब आएगी रौनक? ये मंदी जो आई है, क्या वो अभी और ज्यादा होगी या फिर थोड़े ही वक्त के बाद ये मंदी के बादल छट जाएंगे? इन पर आपसे जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है रियल एस्टेट में। लेकिन उससे पहले बीपी सिंह जी, सबसे पहले जो सवाल है, जो आजकल हर कोई पूछ रहा है, एक दूसरे से जानना चाहता है इसका जवाब, कि जो नोटबंदी के चलते जो मंदी आई है वो कितनी है इन रियल सेंसेस इस वक्त मार्केट में, और कब तक रहेगी? ये मंदी तो आई है, सब देख रहे हैं। उसके बाद से मनी सर्कुलेशन कम हो गया है, मनी अवेलेबल नहीं है कैश वाली। लेकिन जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन है, मुझे नहीं लगता कि सारा का सारा कैश कंपोनेंट था। इसमें जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें तो कैश कंपोनेंट था वेरियस रीजंस के नाते, कैपिटल बेसिकली कैपिटल गेन्स टैक्स के नाते। लेकिन जो प्राइमरी मार्केट है, जहाँ पे नई प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त हो रही है, तो जिन बायर्स ने डिसीजन ले लिया था वो तो जा रहे हैं। लेकिन अभी जिस दिन से डिसीजन हुआ, चूंकि मैं बैंकों के लिए भी मॉर्टगेज वैल्यूएशन करता हूँ, प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन बैंकों के लिए करता हूँ, तो जिस दिन ये डिसीजन आया था उसके बाद से हमने देखा कि हमारे पास काम आना कम हो गया। उसका मतलब हमने सिंपल से लगाया, बैंकों ने अभी अपना जो ये लेंडिंग टूवर्ड्स हाउसिंग लोन थी बिल्कुल बंद कर दी थी। लेकिन अभी हमने देखा पिछले सैटरडे, ये भी जो कल बीता है, अभी काम फिर से शुरू हुआ है। तो जो प्राइमरी मार्केट है उसमें तो मुझे लगता है कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में जो बायर है जनरली बैंक फाइनेंस बैक्ड प्रॉपर्टीज ही बाई करता है। तो जो जब तक ये बैंक बिजी थे अपने इन कामों में, तब तक तो वो रुका रहा, लेकिन फिर वो शुरू हो जाएगा तो प्राइमरी मार्केट में कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। असली फर्क सेकेंडरी मार्केट में पड़ेगा, जहाँ पे जनरली ब्लैक मनी कंपोनेंट होता है प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त में। तो लोग तो अभी अपनी पैसे की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। ब्लैक मनी होल्डर्स, हमको लगता है, उसको मैनिपुलेट करने में लगे हैं, या जो लोग भी कैश हैं वो भी तो वो लोग उसमें लगे हुए हैं जी। तो मुझे लगता है ये असर जो होगा सेकेंडरी मार्केट में भी, वो 31 मार्च तक होगा। 31 मार्च तक प्रॉपर्टी मार्केट प्राइसेस स्टेबलाइज कर जाएंगी। और जरूर ये है कि सेकेंडरी मार्केट में ब्लैक मनी का कंपोनेंट कम हो जाएगा तो प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरेंगी। और जो जैसी बायर दो तरह के मार्केट में भी, एक स्पेकुलेटिव बायर्स हैं जो पैसे सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदते हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से, कि आज खरीदो 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो उसको बेच के निकालेंगे। तो सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस कम होंगी धीरे धीरे। जो जिस तरह आपने कहा कि हम बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन पे चलता है ये बाज़ार, कई बार ये हो जाता है कि जेन्युइन बायर होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। और अगर बात करें दौर की, आप काफ़ी होपफुल दिख रहे हैं कि अब आने वाला दिन अच्छा होगा, लेकिन कब आएगा वो दिन? और क्या वाकई जो रियल एस्टेट में जो ये वक्त है, जिसे सब कह रहे हैं कि बहुत ही बुरा वक्त है और अब आगे और ख़राब होने वाला है, क्या कुछ महीनों बाद जो सिचुएशन है वो इम्प्रोवाइज करेगी अच्छी तरह, मतलब एक अच्छी कंडीशन निकल कर आएगी सबके लिए? बुरा वक्त तो नहीं कह सकते, बहुत बुरा वक्त जो आपने कहा, बहुत बुरा वक्त नहीं आया है, ऐसा बहुत बुरा वक्त नहीं आया है। ये एक शॉर्ट टर्म, अभी हमको लगता है आदमी एक जो शॉक्ड था, इसलिए कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। बैंकर्स अपने सारे रिसोर्सेज को खाली मनी कन्वर्जन में लगा दिया था उन्होंने, बाकी लेंडिंग वगैरह रुक गई थी। तो ऐसा अजीब सा दिख रहा था, क्योंकि हम लोगों ने भी पाया कि हमारे भी काम, जैसे हमारे पास आते हैं प्रॉपर्टीज, जब बैंक लेंड करता है तो हमसे जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेंडिंग करता है वो उसकी वैल्यू हमसे जानना चाहता है। तो इस बीच ये काम बिल्कुल बंद सा हो गया, लेकिन अब फिर शुरू हो रहा है। तो हमको लगा बैंक भी अब धीरे धीरे वो भी स्टेबलाइज हो गए हैं। अब कन्वर्जन का काम बंद हो गया है, शुरू में बहुत कन्वर्जन हो गया, तो सारे इनका स्टाफ जो लेंडिंग में था, हर कहीं जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो भी इनका स्टाफ लगा हुआ था, वो सारा का सारा इन्होंने कन्वर्जन में लगा दिया था। अब वो लोग धीरे धीरे छूट रहे हैं, अब नए काम शुरू होंगे, तो प्राइमरी मार्केट पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। और मुझे लगता है जितना बुरा लोग सोच रहे हैं उतना बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। बैंकों के पास पैसा आएगा, प्राइमरी मार्केट जनरली डिपेंड करता है बैंकिंग सेक्टर पे। बैंक लोन देता है लोगों को, लोग प्रॉपर्टीज बाई करते हैं। बैंकों के पास पैसा आ रहा है, दे आर फ्लश विद फंड्स, पैसा आएगा, अल्टीमेटली उस पैसे को उन्हें लेंड ही करना है। क्या करना है? मार्केट में बेचना है जी। शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो,
ये इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लोगों की बैंक फिर लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। तो जो जो प्राइमरी मार्केट है वो स्टेबलाइज रहेगा, बल्कि हो सकता है हमको, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एंड होने के बाद गवर्नमेंट के पास जो फंड्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे होंगे, तो प्राइमरी मार्केट की प्राइसेस बढ़ेंगी। सेकेंडरी मार्केट, जो लोग काले धन का उपयोग करके प्रॉपर्टीज खरीदते थे, उन लोगों के ऊपर असर पड़ सकता है, क्योंकि काले धन पे नकेल लगी है, सभी जानते हैं, काले धन कम हो गया बाजार में। और जो स्पेकुलेटिव, मुझे लगता, मेरा अपना मानना है, ब्लैक मनी होल्डर ही स्पेकुलेटिव बायस था। जिसके पास ब्लैक मनी थी वही पैसे को और लगा करके और कमाना चाहता था, वो कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा। तो सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस कम होंगी, या तो वो बायर्स जिन्होंने प्रॉपर्टीज फायदा उठाने के उद्देश्य से खरीदी थी, वो हो सकता है पैनिक होकर के अपनी प्रॉपर्टीज, अपने पैसे को निकालना चाहें, तो उनको कुछ प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। तो सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस कम होंगी। और ओवरऑल मार्केट में अगर देखा जाए तो सेकेंडरी मार्केट का साइज बड़ा है। एनसीआर में अगर 100 प्रॉपर्टीज का खरीद फरोख्त होती है, रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन के बेसिस पे देखें तो 75 प्रॉपर्टीज पुरानी ही होती है, रीसेल में होती है, 25 प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में अगर देखा जाए तो थोड़ा प्राइसेस कम होंगी। जी, तो प्राइसेस कम होंगे तो बायर्स के लिए वो एक अच्छी बात है, बिल्कुल एक अच्छी खबर है। साथ ही हम देखने को मिला है कि जो सर्कल रेट के मुकाबले अगर बात करें, सर्कल रेट कुछ और होता है और मार्केट रेट उससे कहीं ज़्यादा हाई होता है। तो अब जो ये हुआ है सब कुछ नोटबंदी के बाद, या फिर अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, सर्कल रेट पर वो कितना असर डालेगी? और जो प्राइम एरियाज़ है, साउथ दिल्ली हो गई, नोएडा सेक्टर 15 हो गया, या ग्रेटर कैलाश हो गया, तो वहाँ के सर्कल रेट पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, सर्कल रेट और मार्केट रेट दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं जी। सर्कल रेट सरकारें निर्धारित करती हैं स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए, और सर्कल रेट को हमेशा मार्केट रेट के पास होना चाहिए। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा चीज़ है कि एवरी रियल एस्टेट यूनिक। ये रेट तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिसाइड कर देते हैं, एक पूरे इलाके के लिए, नोएडा सेक्टर 15 के लिए। लेकिन नोएडा सेक्टर 15 में भी प्रॉपर्टी प्राइस में बहुत वेरिएशन है। किस प्रॉपर्टी की क्या लोकेशन है, क्या ओरिएंटेशन है, इस पर डिपेंड करता है। जी। तो मार्केट वैल्यू और और सर्कल रेट में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे अभी आपने कहा, हमारा अपना ऑब्जर्वेशन ये, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पे सर्कल रेट और प्रॉपर्टी के मार्केट रेट ऑलमोस्ट बराबर है। कई ऐसी बहुत सी जगह हैं इन इलाकों में है जहाँ पे मार्केट रेट जो है सर्कल रेट से कम है। ऐसे बहुत से इलाके हमारे गाजियाबाद, इंदिरापुरम है, नोएडा है, और ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद में है। लेकिन दिल्ली में क्या है, दिल्ली को A, B, C, D, E, F, G 8 कैटेगरीज में बांटा गया है। अगर देखा जाए तो मेरा मानना है A और B जो टॉप पॉस्ट लोकेलिटीज हैं, वहाँ पे सर्कल रेट मार्केट रेट से ज़्यादा हैं अभी भी। लेकिन जो लोअर कैटेगरी के इलाके हैं, D, E, F, इन इलाकों में मार्केट रेट सर्कल रेट से बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कोई रिलेशनशिप नहीं है मार्केट रेट और सर्कल रेट में। और जहां तक आपने कहा फर्क क्या पड़ेगा, हरियाणा में, गुड़गांव में पिछले 3 साल में प्रॉपर्टी 14, 15, 16 में कंटिन्यूअसली उन्होंने प्रॉपर्टी प्राइसेस सर्कल रेट्स उन्होंने अपने कम किए हैं जी। बिकॉज क्योंकि उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे मार्केट प्राइस का ट्रेंड धीरे धीरे कम हुआ है जी। हमारे गाजियाबाद, नोएडा में आप देखेंगे तो ये पैरेलल रहा है जी जी। दिल्ली में कोई 2014 के बाद अभी तक उन्होंने कोई रिवीजन किया ही नहीं है जी। हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पुणे से मोहम्मद आलम है हमारे साथ जी। क्या सवाल है आपका? मैं कह रहा हूँ कि बोलता है कि 10 गुनहगार अगर छूट भी जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, मगर ये 70-80 को मरा है, सब बेगुनाह, तो गुनहगार तो बचाओ। ये आपका सवाल हमारे इस प्रोग्राम के टॉपिक से बिल्कुल ही हटकर है। गुस्सा है आपके अंदर किसी से, लेकिन सवाल हमारा ये रियल एस्टेट को लेकर है कि नोटबंदी के बाद जो मंदी का दौर है, या फिर रियल एस्टेट को लेकर आपके कोई मन में सवाल है, कोई दुविधा है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर सीरीज स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जी बीपी सिंह जी, हम जिस तरह आपने बताया कि कोई रिलेशन नहीं है आपस में, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत हाई है मार्केट प्राइस रियल आपके सर्कल रेट से, और कहीं सर्कल रेट ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सिचुएशन की बात करें इस वक्त, जो आपने कहा कि प्राइमरी मार्केट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी सोचकर कि हमें आगे जाके इसको फ़ायदा देगी, अब उनमें एक बेचैनी है, हड़बड़ाहट है कि सोच रहे थे कि लाखों में हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि जो प्राइस है वो अचानक से बहुत डाउन चले गए। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त? हमें उनको वेट करना चाहिए जी। और जनरली जिन्होंने स्पेकुलेटिव बाइंग की थी, तो मुझे लगता है उनको इसका नुकसान उठाना भी पड़ेगा जी जी। या तो वेट करें कुछ दिन तक, हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर
कि 31 मार्च के बाद स्थिति सामान्य होने की दशा में आ जाए, जिनको अपना ब्लैक मनी ठिकाने लगानी थी या जो कन्वर्ट करनी थी मैनिपुलेट, तब तक स्थितियां साफ हो जाएंगे, लोग मैनिपुलेट कर लेंगे। और फिर से अल्टीमेटली सरकार ने किया क्या है? सरकार ने तो यही किया है ना कि उसने कहा कि आपके पास जो पहले पुराना नोट पड़ा हुआ था उसको बदल के नया नोट ले लीजिए। सरकार ने और तो कुछ किया नहीं है। तो इसका मतलब स्थितियां जो भी मार्केट में जो 18 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं कि पैसा था सर्कुलेशन में था, वो था, उस पैसे को बदल करके पुराने 500 1000 के नोट के बाद 2000 के नए नोट ले लीजिए आप। सरकार ने रोका नहीं है कहीं पर भी। सरकार की मंशा सिर्फ ये है कि जो ब्लैक मनी होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, वो नहीं आएगी, लौट के वापस नहीं आएगी। तो 31 मार्च के बाद जो भी होना होगा स्थितियां साफ हो जाएंगी और फिर उसके बाद देखें। लेकिन हाँ, सेकेंडरी मार्केट में अगर वो रीसेलर है तो उनको तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, नॉट नेसेसरली प्रॉफिट वो अर्न कर सकें जो उन्होंने एंटिसिपेट किया था। जी जी। और कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है एक प्रॉपर्टी खरीदने में, जैसे कि ब्याज पे कहीं से पैसा लिया, सोसाइटी से लिया है या कमेटियों से लिया है, वो किस तरह कम से कम नुकसान उठाए उस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, गाजियाबाद से है नितिन। नितिन जी, क्या है आपका सवाल? मैम एक्चुअली मैंने एक फ्लैट लिया था मैंने आम्रपाली में, नोएडा एक्सटेंशन में, आम्रपाली आदर्श आवास योजना में जी। और मैं 20% अमाउंट दे चुका हूँ, लेकिन बिल्डर ने अभी काम भी स्टार्ट नहीं किया है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग अभी? जी, अब बिल्डर ने काम स्टार्ट नहीं किया है तो आपको पहली बात तो बिल्डर के क्रेडेंशियल को देखने के बाद कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि बिल्डर की क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, पास्ट में उसका क्या उसने किया है। और अब आप डिफरेंट जो फोरम्स हैं आप वहाँ पे अपनी बातों को दर्ज करा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अब तो हम यही कहेंगे। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, संजय है दिल्ली से हमारे साथ। संजय, क्या है आपका सवाल? एयरविल में जो शॉप्स है टेम्परल में, उनका क्या फ्यूचर है? कहाँ पे बताया ना? लोकेशन बताइए। टेम्परल नोएडा वेस्ट। नोएडा वेस्ट। एयरविल नहीं, वहाँ के शॉप ठीक है, मुझे लगता है न्यू जब ये पूरा का पूरा ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं ना आप। हेलो, हाँ जी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में आने वाले समय में जो प्रॉपर्टी वहाँ पे सारी पब्लिक रहने लग जाएगी, वहाँ पे ऑक्यूपेशन बढ़ जाएगा, लोग रहने लगेंगे, तो स्कोप तो अच्छा है, ठीक है जी। तो बहुत सारे सवाल इस वक्त ज़्यादा आपके मन में घूमने लगते हैं जब आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता है और वहाँ से वो उस तरह रिजल्ट नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं खरीदते वक्त, या फिर कई बार ये होता है कि आप सारी जो पूंजी है लगा देते हैं लेकिन फिर आपका घर आपको नहीं मिलता, तो बायर थोड़े बहुत तो परेशान रहते ही हैं। तो बेबी सिंह जी, आप शुरुआत से आप बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं जो इस वक्त जो फेज है, जैसे लोग कोट कर रहे हैं कि नोटबंदी लाई मंदी, लेकिन बायर्स और जो आप डिसीजन लेने में जो ब्रिज बन जाता है उसे कैसे आप उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं? बायर्स एंड जो डिसीजन लेने में आपको आप सोचते हैं, हिचकिचाते हैं कि हम अभी इस वक्त ले ना ले, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें ना करें, तो उस जो आप डिसीजन है वो कैसे लें? ठीक बात है। तो आप स्थिति को एनालाइज करना है। हमको तो लग रहा है अभी तो अनसर्टेन स्थिति बनी ही हुई है, अनिश्चितता है ही है। अभी भी क्या करवट लेगी इकोनॉमी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हमारा मानना है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा वित्तीय वर्ष के अंत तक। अगर आप समझते हैं, आप खरीदार हैं और आपके पास सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट, अगर प्राइमरी मार्केट में आपके पास फंड्स की व्यवस्था हो चुकी है, मतलब आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके तैयार हैं और आपने नेगोशिएट कर लिया, प्राइमरी मार्केट में अगर है प्रॉपर्टी, तो मुझे लगता है उसमें आपको जाने में कोई डिसीजन लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप खरीदिए और आप समय से अपना व्यवस्था है तो जाइए। हाँ, सेकेंडरी मार्केट में अगर आप कोई बाई कर रहे हैं तो आप एक बार सोच सकते हैं, अगर आज की स्थिति में कुछ वेट कर सकते हैं, हो सकता है कुछ फर्क पड़े आने वाले समय में। जो चूंकि आज की डेट में अगर सेकेंडरी मार्केट में कोई बायर है, इसका मतलब वो डेस्परेट है, अन्यथा आज की डेट में कोई बेचने को तैयार नहीं अपनी प्रॉपर्टी को। अगर वो आज बेच रहा है, इसका मतलब उसको आवश्यकता है, वो डेस्परेट है, तो आप थोड़ा वेट करिए। हो सकता है डेस्परेशन में प्राइसेस कुछ और कम हो, तो सेकेंडरी मार्केट में उसका फायदा मिल सकता है, थोड़ा वेट कर सकते हैं। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे साथ, आरपी सिंह जी, क्या है आपका सवाल? हो सकता है टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, अपना सवाल बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से हेमंत जुड़ गए हमारे साथ। हेमंत, क्या है आपका सवाल? हेलो, नमस्कार मैम जी, अपना सवाल बताएं। मैम, मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी यमुनानगर के अंदर, हरियाणा में जी। एक प्लाट लिया था, तो चलो भाई उसके मैं भी कुछ इधर उधर से पकड़कर या लोन वगैरह लेके प्लाट लिया था भाई, तो चलो कुछ टाइम तक इसको मैं बेच दूंगा जी जी। तो 2 पैसे बच जाएंगे, ठीक है।
तो मैम वो आज मेरे 1 डेढ़ साल से फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी की कीमतें बिल्कुल डाउन होती जा रही हैं, तो इस वजह से फाइनेंशियली दिक्कत भी आ रही है। तो वो प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, ग्राहक भी कोई नहीं लग रहा, तो वो निकलेगी, रेट बढ़ेंगे कि क्या होगा? जी, आपने लोकेशन क्या बताई? हाँ जी, अब वो हरियाणा में यमुनानगर। यमुनानगर में। आप खुद बता रहे हैं ग्राहक नहीं है। हाँ जी सर। ग्राहक मतलब जिस कीमत में आप बेचना चाहते हैं उस कीमत पे ग्राहक नहीं है, यानी जो प्रॉफिट आप एंटिसिपेट करके बेचना चाहते होंगे आपने किसी कीमत पे लिया होगा हाँ कुछ जी, समय पहले, और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एक सर्टेन हमको इतना प्रॉफिट के बाद बेचा जाए, उस जी। प्राइस पे ग्राहक नहीं है। मुझे लगता है आप एक नॉर्मल रिटर्न की सोचें। मुझे लगता है अगर आप बैंक में पैसा लगाते हैं, आज वो बैंक का पैसा आपको कितना हुआ होता, उसके हिसाब से अपना प्राइस फिक्स करें तो हो सकता है बायर्स आपको मिले। जी, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट मत एक्सपेक्ट करें। जी। जी। गुरुग्राम से मोहित जुड़ गए हमारे साथ। जी मोहित, क्या है आपका सवाल? हाँ, एक्चुअली मैम मैंने ना एक बीपीटीपी में फ्लैट बुक कराया हुआ है नहर पार फरीदाबाद में। जी, तो मुझे ये पता करना था, जैसे अभी ये मंदा है मार्केट में, तो उन फ्लैटों की प्राइसिंग पे भी कोई इफेक्ट आएगा? और वहाँ काम भी बहुत चल ही नहीं रहा कई सालों से, तो कुछ आगे फ्यूचर है उस साइड? मतलब फ्यूचर तो है आगे, और लेकिन मंदा आया है तो सेकेंडरी मार्केट में तो मंदा आया ही है। अगर आप अब रीसेल में बेचना चाहेंगे तो आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी। आपको फिलहाल नुकसान तो नहीं होगा, ये अभी आप भी जानते हैं कि अगर आप बेचने जाए तो जो आपने लगाया था वो पूंजी तो निकलेगी, नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप जो फायदा सोच के आपने लगाया होगा, अगर आप इस फायदे से, इस मकसद से लगाओगे मैं फायदा कमाऊंगा, तो शायद आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। जी। चलिए, एक सवाल यहाँ पर मेरा ही बच जाता है, तो पूछा, मैं बहुत सोच रही थी पूछूंगी आपसे। सर्कल रेट पर अगर हम प्रॉपर्टी को बेचते हैं अब जाकर, जो इस फैसले के बाद, तो कितना फायदा और कितना नुकसान हो जाएगा? प्रॉपर्टी आपने सब सर्किल रेट भी बेचते हैं। सर्किल रेट गाइडिंग कोई फैक्टर नहीं है। बाजार में ग्राहक उसकी क्या कीमत समझता है उस पर खरीदता है। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि हम इतने में बेच पाएंगे। जी। वो प्रॉपर्टी सर्किल रेट से ऊपर भी हो सकती है, सर्किल रेट से नीचे भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सर्किल रेट को ऐसे फैक्टर है कि फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। फिक्स क्राइटेरिया नहीं। आज की डेट में भी लोग प्रॉपर्टीज को सर्किल रेट से कम पे बेच रहे हैं और सर्किल रेट से कम पे खरीद रहे हैं। हाँ, उस पर जरूर है कि इनकम टैक्स की कुछ नोटिसेस अट्रैक्ट हो जाती हैं। अदरवाइज नोएडा में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज मार्केट सर्किल रेट से कम पे बिक रही हैं। जब ग्राहक ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है इस फ्लैट की कीमत 1 करोड़ है, हम इस पे 1 करोड़ मानते हैं। अब अगर मार्केट उसको 1 करोड़ देने को तैयार नहीं है तो कोई क्यों 1 करोड़ में खरीदेगा? जी जी। तो जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं उसके आधार पे खरीद फरोख्त हो रही है। तो सर्किल रेट ऐसा कोई बहुत, मेरी नज़र में बहुत गाइडिंग फैक्टर नहीं है मार्केट प्राइस के पर्पज से। वो सिर्फ गाइड करता है कि ठीक है जी, गवर्नमेंट ने मान लिया कि 1 करोड़ की प्राइस है, अगर आप इससे कम बेचोगे तो हम 1 करोड़ ही मानेंगे, हम इस पे इतनी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करेंगे। या इससे ऊपर अगर बेचते हो तो उस पर हम स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करेंगे। अगर 1.25 करोड़ बेचा तो हम 1.25 करोड़ मान के 1.25 करोड़ पे ड्यूटी चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप 70 लाख में बेच रहे हो तो हम 1 करोड़ मानेंगे। वो मानते हैं कि लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए कम पे ट्रांजैक्शन करते हैं। यहाँ पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। जी। कोई बैन नहीं है, गवर्नमेंट ने किसी किस्म का ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा रखा है 1 करोड़ से नीचे पे आप नहीं खरीद सकते हैं या सर्किल रेट से नीचे पे आप नहीं बेच सकते हैं। इस तरह का कोई प्रतिबंध कहीं पे भी नहीं है। जी, बीपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बताया। देखा आपने, जो तमाम तरह के यहाँ पर सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल जाता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। तो जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले और बाजार की स्थिति को भांपते हुए ले। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए टोटल न्यूज। क्या आप भी हैं